Good morning, dear students. How are you? Today I'm going to teach you your monsoons book reader, 8th lesson. And the 8th lesson is the bet. So let us begin this lesson today. First of all, we shall begin here. Read. What would your reaction be if you were going to lose a bet? Would you try to get out of the deal and wish that the other person lets it go? What would your रिएक्शन बी, आपका क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या रिएक्शन होंगे आपकी इफ़ यू वर गोइंग टू लूज ए बैट, अगर कोई एक शर्त है और उस शर्त को आप हारने जा रहे हैं कुछ वजह से कि वो शर्त आप पूरी नहीं करते और उस शर्त को लगता आपको कि वो शर्त आप पूरी नहीं कर पाएंगे और इस वजह से वो शर्त हार जाएंगे. वुड यू ट्राई टू गेट आउट ऑफ द डील, क्या आप उस शर्त से, उस डील से जो उसमें शर्त में कंडीशन है उससे आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे. एंड विश दैट द अदर पर्सन लेट्स इट गो, और साथ में ही ये भी मन में रखोगे कि दूसरा व्यक्ति है इस शर्त को चलने दे, मतलब उस कंडीशन को वो पूरा करने के लिए जिद करे, हट करे. क्या आप ऐसा करने देंगे? ऐसा सोचेंगे अपने मन में. इट वॉज ए डार्क नवंबर नाइट, यह गहरी नवंबर महीने की रात थी. द ओल्ड बैंकर वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन इन द स्टडी एज ही रिकॉल्ड द पार्टी ही हैड होस्टेड 15 ईयर्स एगो. द ओल्ड बैंकर, एक बूढ़ा साहूकार, वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, वो चहलकदमी कर रहा था. इन हिज स्टडी, अप एंड डाउन मीन्स चहलकदमी करना. इन हिज स्टडी, अपने स्टडी रूम में, अपने अध्ययन कक्ष में चहलकदमी कर रहा था. एज ही रिकॉल्ड द पार्टी, जैसे ही वो पार्टी उसके याद आ रही थी कोई पार्टी. ही हैड होस्टेड 15 ईयर्स एगो, जो पार्टी उसने आज से 15 सालों पहले दी थी. देयर हैड बीन मच इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन एट द पार्टी, उस पार्टी में बड़ी मज़ेदार बातचीत चल रही थी. अमोंग अदर थिंग्स दे टॉक्ड ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, बहुत सारी दूसरी बातें करते हुए दे टॉक्ड ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, वो दंड के बारे में, मृत्यु दंड के बारे में भी बातें कर रहे थे. द गेस्ट फॉर द मोस्ट पार्ट डिस्प्राउड ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, द गेस्ट, उपस्थित जो इतने भी वहाँ अतिथि थे, द मोस्ट पार्ट डिस्प्राउड ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, उनमें से बहुत सारे जो गेस्ट में जो मेहमान थे पार्टी पे, पार्टी के अंदर पार्टी अटेंड करने के लिए जो आए थे, अधिकतर में से उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट को डिसअप्रूव किया, मतलब उसको बुरा मानना, कहा कि ये सही नहीं है, डिसअप्रूव किया, उसको सही नहीं माना. एंड सेड दैट इट शुड बी रिप्लेस्ड विद द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और साथ में उन्होंने कहा, उन्होंने तर्क दिया कि कैपिटल पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल देनी चाहिए, यानी कि मृत्यु दंड की जगह जो बेहतर है वो आजीवन कारावास सही रहेगा. तो ऐसे ऐसे वहाँ पे ऐसी बातें चल रही थी पार्टी में. तो I don't agree with you, the banker had said. In my opinion, capital punishment is better than imprisonment. Execution kills instantly, life imprisonment kills piece by piece. I don't agree with you. मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ. द बैंकर हैड सेड, साहूकार ने कहा था, उस ओल्ड बैंकर ने, उस बूढ़े साहूकार ने जिसने वो पार्टी दी थी, उसने कहा कि आई डोंट एग्री विद यू. इन माई ओपिनियन कैपिटल पनिशमेंट इज़ बेटर देन इम्प्रिजनमेंट. मेरे विचार में मृत्यु दंड इम्प्रिजनमेंट से ज़्यादा बढ़िया, किसी को कैद रखने से ज़्यादा बढ़िया उसको मृत्यु दंड दे दिया जाए. एग्जीक्यूशन किल्स इंस्टेंटली, अगर आप किसी को मारते हैं तो वो एकदम से वो मार देगा उसको. किल्स इंस्टेंट, एग्जीक्यूशन है जो तुरंत किसी व्यक्ति को तुरंत मार देता है. और जबकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो किल्स पीस बाय पीस. लाइफ इम्प्रिजनमेंट वो व्यक्ति को मारती है, धीरे धीरे मारती है, इन स्लो डिग्रीज, इन अदर वर्ड्स यू कैन से. सो व्हाट इज सेड इन दिस पैराग्राफ, an old banker was walking up in his study room, and at that time he was recalling a party which he had given 15 years ago. In that party, many guests were present.
and there was an issue, and issue was about the imprisonment, which uh, there was a question, there was a debate whether capital punishment is better than life imprisonment, or is life imprisonment better than capital punishment. So most of the guests who were present there, many guests, or many number of guests argued that capital punishment was far more better than the life imprisonment. Okay, and then suddenly the old banker who had thrown that party said that he was not agree with anybody else who said that life imprisonment was better than capital punishments. Instead, he said that he argued that capital punishment is better than life imprisonment, because capital punishment kills a person instantly, quickly, without much wait, and life imprisonment kills a person in slow degrees, means slow by slow. So I hope you have understood this paragraph. Next, they are both equally immoral, one of the guests had said, because their purpose is the same, to take away life. दे आर बोथ इक्वली इमोरल, वे दोनों ही अनैतिक हैं, कोई सी भी उसमें ठीक नहीं है. वन ऑफ द गेस्ट हैड सेड, उनमें से एक गेस्ट ने कहा, वहाँ पे गेस्ट मौजूद थे, उनमें से एक गेस्ट ने कहा कि मेरे विचार से तो दोनों ही गलत हैं, बिकॉज देयर पर्पज इज द सेम, क्योंकि दोनों का उद्देश्य तो एक ही है, और वो है टू टेक अवे लाइफ, जीवन को छीन लेना. ओके, सो देयर वॉज अ पर्सन who argued that neither capital punishment nor life imprisonment are good, both are immoral. Okay, and so because he said that, he added that because the purpose of life imprisonment and capital punishment is the same, and that is to kill a person, that is to destroy a person's life. Okay, so he argued that why are both punishment said to be equally immoral? There is a question. Now think the answer of this question and give answer. What do you think? Why do you say, why do you think that both of the punishments are equally immoral? They are equally bad. None of them is good. Okay, both are bad. How do you think so? Why do you think so? You will have to answer this question by yourself. Okay. So next is, among the guests had been a young lawyer of about 25 years. He said, capital punishment and life imprisonment are equally immoral. But if I were offered to choice between them, I would certainly choose the second. It is better to live somehow than not to live at all. Among the guests had been a young lawyer. बहुत सारे वहाँ पे मेहमान उपस्थित थे, उनमें से एक यंग लॉयर था, एक जवान उम्र का वकील भी उपस्थित था मेहमानों में, जिसकी उम्र लगभग 25 ईयर्स थी, 25 वर्ष के लगभग था. ही सैड, उसने कहा कि कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इम्प्रेजनमेंट आर इक्वली इमोरल, कि कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्यु दंड और आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रेजनमेंट दोनों ही अनैतिक है, इक्वली समान रूप से, इक्वली इमोरल है, वो समान रूप से अनैतिक है. बट इफ़ आई वर ऑफर्ड द चॉइस, लेकिन यदि मेरे को कहा जाए कि कोई चॉइस मैं बताऊं अपनी, इफ़ आई ऑफर्ड द चॉइस बिटवीन दैम, उन दोनों के बीच से मेरे को चॉइस करने के लिए कहा जाए, आई वुड सर्टेनली चूज द सेकंड, तो इसमें से मैं दूसरे को चुनूंगा. एंड दैट दूसरे को मीन्स सेकंड, एंड दैट इज ऑब्वियसली लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और फर्स्ट इज कैपिटल पनिशमेंट. तो इसने कहा कि मैं दूसरे को चुनूंगा, दूसरे विकल्प को चुनूंगा. इफ देर इज समबडी टू आस्क मी दैट विच वन आई यूज टू थिंक बेटर, नन ऑफ देम इज बेटर, बट if I were to make a choice, then he said, he added that I will of course go with life imprisonment. Okay, I would certainly choose the second. It's better to live somehow than not to live all. बिल्कुल भी जिंदा न रहने की बजाय अच्छा है कि किसी न किसी तरीके से जिंदा रहा जाए, यानी कि मतलब वो लाइफ को प्रायोरिटी दे रहा है कि कैसे न कैसे आप जीवित रहें, बस दैट इज अ गुड थिंग.
एंड किसी को मारना दैट इज़ अ बैड थिंग ऑफ कोर्स, किसी से कोई इसका जीवन न छीने, ये इसका आर्ग्यूमेंट था यहाँ पे. सो देर वर मैनी गेस्ट एज यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड इन द पार्टी विच वाज थ्रोन बाय द बैंकर. So, and among the guests, there was one who was an advocate, who was a lawyer, and his age was 25 years old. He was 25 years old. He suddenly spoke among all the guests there that he used to think capital punishment far better than life imprisonment. And he also did that although he considered both are were equally moral, but if he was offered to make a choice between the two, then he would certainly choose the second. Then he would say that the second choice, which is life imprisonment, he would certainly go with life imprisonment. And he gave some more point. He added a point that it's better to live somehow than not to live at all. So this was, I hope you have understood, dear students. So next paragraph is here. The banker had disagreed. बैंकर हैड डिसएग्रीड, बैंकर था जो साहूकार था वो इस चीज़ से डिसएग्री हुआ, उसने असहमति जताई. टर्निंग टू द यंग लॉयर ही हैड डिक्लेयर्ड, आई बेट यू 2 million यू वुड नॉट स्टे इन ए सेल इवन फॉर 5 minutes. तो बैंकर जो इस बात से डिसएग्री था, टर्निंग टू द यंग लॉयर, उसने उस नौजवान लॉयर की ओर मुंह करते हुए, उसकी ओर रुख करते हुए, घूमते हुए उसने उसकी ओर कहा कि ही हैड डिक्लेयर्ड, उसने जो कहा है, आई बेट यू 2 million, मैं तुमसे 20 लाख की शर्त लगाता हूँ, यू वुड नॉट स्टे इन ए सेल इवन फॉर 5 years, तुम एक कैद में, एक सेल में 5 सालों के भी लिए नहीं रह सकते, 5 वर्ष, इवन फॉर 5 years. ओके, सो 5 वर्षों के लिए भी आप किसी कैद में नहीं रह सकते. सो द बैंकर एट दैट टाइम हु हैड millions ऑफ money, millions of wealth at home or in his life, he was spoiled person, and at that time he was excited, and in his excitement that he turned to the lawyer and declared that I bet you 2 million if you will stay in a cell for 5 years even. अगर आप 5 वर्ष के लिए भी कोशिश करेंगे that you have stayed in any cell for 5 years, then certainly you will get 2 million as a reward from my side. Okay, so I hope understand. If you mean it seriously, the lawyer had replied, then I bet I will stay 15. 15? Done, cried the banker. Gentleman, I bet you 2 million. Agreed. You bet 2 millions, I my freedom, said the lawyer. You mean, if you mean it seriously, अगर आप बिल्कुल गंभीर हो इस बात को लेके, लॉयर ने जवाब दिया, had replied, कि मैं तुमसे फिर जो देन आई बेट यू आई विल स्टे 15, कि मैं 5 वर्ष नहीं बल्कि 15 वर्ष उस जेल में रहूँगा. 15 डन, 15 वर्षों के लिए रहोगे तो ठीक है भाई, डन, क्राइड द बैंकर. बैंकर ने कहा, जेंटलमैन आई बेट यू 2 million, ठीक है भले आदमी, मैं 2 million यानी कि 20 lakhs रुपीज़ है वो शर्त में लगाता हूँ, अगर तुम 15 सालों से रहे तो. इस चीज़ को डन कर लिया उसने. एग्रीड, सहमत हूँ, और सहमत हो गया. यू बेट 2 million, आई माई फ्रीडम, सेड द लॉयर. और लॉयर ने भी कह दिया कि तुम अगर 2 million देने के लिए तैयार हो तो मैं अपनी फ्रीडम को यहाँ पे दाव पे लगाने के लिए तैयार हूँ. और इस तरीके से उनके बीच में ए बेट केम टू पास, उनके बीच शर्त लग गई. सो व्हाट हैपेंड एट द पार्टी, द बैंकर had disagreed. He was not admitting, he was not ready to admit that a person can still in cell, can go for life imprisonment. And so in his excitement he turned to the lawyer and declared that if he was ready to stay in a cell even for 5 years, he would give him 2 million, means 20 lakh rupees, okay, if he completes this condition. He said, and then a bet came to pass between them. He asked the lawyer if he mean his words seriously, then certainly he would give 20 lakh rupees to him. And the gentleman, who was of course the advocate, lawyer, said that if you pay 2 million to me, then I would stay not 5 years in a cell but for 15 years. And thus the bet came to pass. Okay, so here are, you see in this picture, all the gentlemen were sitting and they were arguing,
on the issue of imprisonment or capital punishment. The guests had tried to dissuade the two men, but they had been adamant. Recalling this, the banker asked himself, "Why did I make this bet? No one wins. The lawyer loses 15 years of his life, and I throw away 2 million. And does it prove that capital punishment is worse or better than life imprisonment? Imprisonment for life? No. So the guest had tried to dissuade the two men. तो वहाँ पे जो मेहमान थे पार्टी में, उन्होंने दोनों गेस्ट को ट्राई किया कि वो एक दूसरे प्रिशूड करने का, उनको मनाने का कि वो ऐसी कोई चीज़ न करें, ये बैट है और ऐसी बैट न लगाएं डिशूड करने की. डिशूड हेयर इज़ द वर्ड, प्रिशूड नॉट टू डू समथिंग, किसी चीज़ को न करने के लिए मनाना, तैयार करना. द गेस्ट हैड ट्राइड टू डिशूड द टू मैन, बट दे हैड बीन एडमेंट, लेकिन वे दोनों ही जिद करते रहे, नॉट विलिंग टू चेंज वंस डिसीजन. वो जिद करते रहे, एक दूसरे का वो डिसीजन चेंज करने के लिए तैयार नहीं थे, दोनों अपनी जगह अड़े रहे. रिकॉलिंग दिस द बैंकर आस्क्ड हिमसेल्फ, बैंकर ने इस बात को याद करते हुए अपने आप को खुद को कहा, वाई डिड आई मेक दिस बैट, मैंने ये शर्त क्यों लगाई. नो वन विंस, कोई भी तो नहीं जीता. द लॉयर लॉसेस 15 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उस वकील ने अपने जीवन के 15 साल खो दिए. एंड आई थ्रू अवे 2 मिलियन, और मैंने 2 मिलियन रुपये यानी 20 लाख रुपीज़ है वो मैंने गंवा दिए. एंड डज इट प्रूव दैट कैपिटल पनिशमेंट इज़ वर्स और बेटर देन लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. नो. और क्या इससे साबित हो गया कि शारीरिक दंड से बेहतर वो कैपिटल पनिशमेंट है या कैपिटल पनिशमेंट से बेहतर है जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है? क्या इससे साबित हुआ? नहीं. वर्स दैट इज़ द डिग्री ऑफ बैड वर्स रोस्ट. ओके, बेटर गुड बेटर बैड, ये सेकंड डिग्री है सुपरलेटिव. जैसे बैड होती है हमारी पॉजिटिव, और कंपैरेटिव डिग्री है वर्स, और ये साथ में जो वर्स से रोस्ट वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, ये ध्यान रखेंगे आप. ओके, जैसे गुड की जो गुड होती है वो हमारी पॉजिटिव डिग्री, और बेटर होती है वो हमारी कंपैरेटिव, और बेस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री. Okay, dear students, so the guests who were present at the party tried to make them peaceful and tried to dissuade them that none of them should go for that irresponsible bet. Okay, so they should not go for such bad things. And but both of them remained amendment. They were not ready to change their decision at any cost. So, but now the banker who was walking up and down in his study room, now recalled that party, and he asked himself, why did he made that worse bet? उसने इतनी बुरी वो शर्त क्यों लगाई? In that bet no one proved that his victory. And in this way, that handsome lawyer who used to be 25 years old now had lost the 15 years of his life, and he had to pay him 20 lakh rupees because he completed that condition. And but it does not make any good to both of them, to none of them, because he lost handsome year of his life and he lost a handsome amount in this bet. So I hope you understood, my dear students. Now next paragraph. The banker and the lawyer had signed an agreement which laid down the rules. जो बैंकर हैं और उस वकील ने had signed an agreement, उन्होंने एक एग्रीमेंट है वो साइन किया, which had laid down the rules, जिसमें उस शर्त के बारे में नियम लिखे गए थे. The lawyer must undergo his imprisonment in a room in the banker's garden. पहली कंडीशन थी कि जो लॉयर है मस्ट अंडरगो हिज इम्प्रिजनमेंट, वो अपनी कैद के लिए रहेगा एक कमरे के अंदर इन द बैंकर्स गार्डन, जो बैंकर के गार्डन में होगा, बगीचे में होगा, जो कमरा बना उसमें वो अपने वो कैद के वर्ष है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के जो बेट में उसने लगाए हैं वो वहाँ पे 15 ईयर्स बिताएगा. ही वुड नॉट लीव द रूम, वो कमरे को नहीं छोड़ कर जाएगा. सी एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को नहीं मिलेगा. हियर ह्यूमन वॉइसेस, और नए इंसानी आवाज़ें वो सुन पाएगा. नो रिसीव लेटर्स, न उसको पत्थर मिलेंगे कोई बाहर से.
एंड न्यूज़पेपर ना उसको कोई अखबार पढ़ने को मिलेगा. ही कुड ईट एंड ड्रिंक वट एवर ही प्लीज, जो भी उसको अच्छा लगता है वो खा सकता है, पी सकता है. हैव म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई एक संगीत यंत्र वो अपने पास रख सकता है. रीड बुक्स एंड राइट, पढ़ सकता है, किताबें लिख सकता है. तो एंड वुड कम्युनिकेट हिज नीड्स बाय मीन्स ऑफ रिटन नोट्स पास थ्रू द विंडो स्पेशली कंस्ट्रक्टेड फॉर दिस पर्पज. और वो बाहरी संसार से अपने जो संपर्क साध सकता है. ही वुड कम्युनिकेट हिज नीड्स, अपनी ज़रूरतों को बताने के लिए वो बाय मीन्स ऑफ रिटन नोट्स, छोटे छोटे नोट लिख के जो उस खिड़की के माध्यम से बाहर देगा, जो इसी पर्पज़ के लिए कंस्ट्रक्ट की गई थी. सो द बैंकर, एंड देयर वाज एग्रीमेंट बिटवीन द लॉयर एंड द बैंकर, and in that agreement the rules and other terms were mentioned, and it was decided that the lawyer would remain in the cell or in the room which was situated in the garden, in the banker's garden, and he was not allowed to do some particular things like he would never leave the room, he would never meet any person, he was not allowed to hear human voices, and he cannot write letters, neither he can receive any letters or newspapers from outside. So he was allowed to eat and drink whatever he likes, okay, and for this he would have to write notes and send it outside. He was allowed to have a musical instrument, and he was allowed to read as many books as he could, and he could also write. He would communicate his needs, he could tell about his needs, whatever he needed he could get that by writing notes, by sending notes through the window which was constructed, which was made for the purpose of just sending the notes by the lawyer outside to the world. Okay, I hope you understood, my dear students. So next paragraph is this: the period of confinement was exactly 15 years. Any attempt on this lawyer's part to break the rules would mean that the bankers would not have pay him the 2 million. The period of confinement was exactly 15 years. जो कैद के लिए 15 वर्ष वहाँ पे निश्चित कर दिए गए थे, वो ठीक exactly 15 years रही. Any attempt on the lawyer's part to break the rules would mean that the banker would not have to pay him the 2 million. अगर लॉयर की तरफ से कोई किसी प्रकार का नियम तोड़ने का प्रयत्न किया जाता है, तो इसका मतलब था कि वो बैंकर है, उसको 20 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपये, 2 मिलियन रुपीज़, उसको 2 मिलियन रुपीज़ बिल्कुल नहीं देगा, और उसमें वो कंडीशन वो ख़त्म हो जाएगी. सो now the years for that confinement were 15 years. They were as the same as pre-decided. So and it was again made clear to the lawyer that if he tries to make communication to the outer side except from whatever written in that paper note, or or which were as fixed in that as rules and condition for the lawyer, if he goes beyond any other means, beyond he goes for other things, then certainly it would free the banker from paying him 2 million rupees. It was again told to the banker, it was again made clear to the lawyer, not the banker. During the first year of imprisonment, the lawyer appeared to suffer terribly from loneliness and boredom. From his room, day and night came the sound of the piano, and he asked the romantic novel, stories of crime and fantasy comedies. During the first year of imprisonment, अपनी कैद के पहले साल दौरान जो लॉयर है, अपीयर टू सफ़र टेरिबली फ्रॉम लॉनलीनेस, वो बहुत भयंकर रूप से एकांतपन से परेशान था, बोर्डम से, मतलब बोर हो रहा था वो बहुत ज़्यादा. फ्रॉम हिज रूम डे एंड नाइट केम द साउंड ऑफ पियानो, रात दिन उसके कमरे से पियानो बजाने की आवाज़ें आती रहती थी. एंड ही आस्क्ड फॉर रोमांटिक नॉवेल्स, और रोमांटिक नॉवेल्स है, प्रेम कथाएँ हैं, वो उनमें चाहते थे. एंड स्टोरीज़ ऑफ क्राइम एंड फैंटेसी, और जो कल्पना से जुड़ी, फैंटेसी मीन्स इमेजिनेशन, विच आर कंपोज्ड विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन, जो इमेजिनेशन के सारे लिखी गई बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं उनको बोलते हैं फैंटेसी.
कल्पना के आधार पे, और क्राइम के ऊपर जो जुर्म की स्टोरीज हैं या फिर कॉमेडीज हैं, हास्यप्रद कहानियाँ हैं, तो जैसे जोक्स वगैरह, तो वो उन दिनों चाहता था. तो व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट? The lawyer demanded some certain kinds of books like romantic novels, story books, crimes books, and fantasy comedies. And he suffered from terrible loneliness and boredom in the first year of his confinement. Okay, dear students, I hope you understood. So, what happened in the next year, the second year? In the second year, he no longer played the piano and asked only the classic books to read. जो सेकंड ईयर था उसके, तो उसमें वो पियानो है. इन द सेकंड ईयर ही नो लॉन्गर प्लेड द पियानो. दूसरे वर्ष के दौरान उसने पियानो नहीं बजाई, अधिक ज़्यादा नहीं बजाई उसने, नो लॉन्गर. एंड आस्क्ड ओनली फॉर क्लासिक बुक्स टू रीड, और उसने जो क्लासिक बुक्स हैं वो पढ़ने के लिए डिमांड की. इन द फिफ्थ ईयर म्यूजिक वॉज हर्ड अगेन, और पाँचवें वर्ष में उससे फिर संगीत है, संगीत फिर उसने बजाना शुरू किया और उसके कमरे से संगीत की आवाज़ें आनी शुरू हो गई. दोज हु वॉच्ड हिम सेड दैट ही वॉज ओनली ईटिंग एंड लेइंग ऑन हिज बेड. जो कोई किसी ने उसको देखा तो वो कह रहे थे कि वो उसने अपना साल है वो खाते हुए या बेड पे पड़े हुए लेटे हुए उसने बिताया. ही ऑफन टॉक्ड एंग्रीली टू हिमसेल्फ, वो गुस्से से खुद से बातें करता था. ही स्टॉप्ड रीडिंग, उसने पढ़ना बंद कर दिया था. So in the second year, the lawyer in the confinement again began to play the piano, and he no longer played the piano. Again he stopped playing the piano, and now this time he asked only for classical books. He demanded classical books to read, and in the fifth year of his imprisonment, music was again heard from him, and many people who watched him, they told about him that he spent his time laying on the bed and eating more. Just he spent his time in eating, drinking, and laying on the bed. And sometime he also heard by the people talking angrily to himself, and now this time he stopped reading as he had done in the first year of his confinement. So I hope you understood, my dear students. More than once he was heard to weep. एक बार फिर उसको रोते हुए जो सुना गया. In the second half of the sixth year, the prisoner began jealously to study languages. और in the second half of the sixth year, छठे वर्ष के अर्ध में, आधे में, the prisoner began jealously to study languages. उस कैदी ने बड़े भूखों की तरह jealously, enthusiastically, angrily, बड़े उत्साहीपन से, बड़ी eagerly, बड़ी उत्सुकता से जो लैंग्वेज है उनको पढ़ना शुरू कर दिया. फिलोसफी जो बुक्स हैं उनको पढ़ना शुरू कर दिया, एंड हिस्ट्री बुक्स को उसने प्रेफर किया पढ़ने के लिए. ओवर द नेक्स्ट 5 years ही आस्क्ड फॉर अबाउट 600 बुक्स, और अगले 4 वर्षों के दौरान उसने लगभग 600 बुक्स हैं उनकी उसने मांग की थी. आफ्टर द 10th year, the lawyer sat immovable before his table, and read only holy books and the history of religions. After the 10, more than once he was heard. Okay, so in the second year, we have done this. More than once he was heard to weep, and again he was after that in the 6th year, in the 6th half of the year, he sound of crying, sound of weeping came from his room. He was heard many times by the people to weep. And now again in the second half of the 6th year, this prisoner again enthusiastically started studying languages, philosophy, and history books. And again for the next year, means up to 10th years of his confinement, he read about 600 books, a great amount of books he read. Now here is a question for you. You will read this question. After the 10th year, the lawyer sat immovable. In the 10th year of his imprisonment, he sat immovable, means he never made any movement. He was not seen making any movement in the room, and he sit close to the table and read only
sacred pictures, history books, and religious books as well. Okay, so now the question is here, why do you think the lawyer read so much? Now it's up to you. You will think and answer this question. Okay, when you will come to me, I will ask you to answer these questions. So you can estimate it. Why do you think the lawyer read so much? क्यों सोचते हैं वो क्यों इतना पढ़ेगा? Because he had, I can give a clue. He had no work to do. So else, sitting idle, what he would do if you had been at his place, what would you have done? So think about that, and then you can get the clues. Okay, dear students. So now next, during the last 2 years of his confinement, the prisoner read an extraordinary amount, but on various topics: chemistry, philosophy, medicine, and even novel. During the last 2 years of his confinement, अपनी कैद के अंतिम 2 वर्षों के दौरान वो कैदी था, प्रिजनर था, रेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट, उसने बहुत सारी असाधारण संख्या में किताबें पढ़ी, बट ऑन वेरियस टॉपिक्स, अलग अलग विषयों पर वो किताबें थी, केमिस्ट्री, फिलोसफी, मेडिसिन, एंड इवन ए नॉवल, और नॉवल भी उसने पढ़ा, एक नॉवल भी उसने उस टाइम पढ़ा था. सो इन द 10th ईयर he made no movement, I have told you, and he studied only the religious and history books. But during the last 2 years of his imprisonment, that lawyer began to study a large amount of books, and he touched books on most of all topics, and topics were chemistry books he studied, philosophy books, medicines, he studied about medicines, and he also read a light book, that is a novel he also read in that last year of his confinement, the 2 last year of his confinement. So I hope you understood, dear students. The next paragraph is, the banker recalled all this. He thought, tomorrow at 12 o'clock he becomes free, and I shall have to pay him 2 million. If I pay, it's all over with me. I'm utterly ruined. The banker recalled all this. और ये बैंकर है, वो सारा कुछ उसको याद आ रहा था 15 सालों के बाद, और वो सोचता था कि कल को ठीक 12 बजे, टुमारो एट 12 o'clock ही बिकम फ्री, कि वो इंसान, वो लॉयर है, वो अपनी कंडीशन पूरी करके वो बाहर आ जाएगा उसको, और शर्त के रूप में उसने उसको 2 मिलियन रुपये देने पड़ेंगे, 20 लाख रुपीज़ उसको देने पड़ेंगे. और फिर साथ में वो कहते हैं, आई पे इट्स ऑल ओवर विद मी, अगर मैं ऐसा दे देता हूँ तो मेरा सब कुछ चला जाएगा. आई एम अटली रूइंड, मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊँगा. ओके, सो नाउ द लॉयर रिकॉलिंग अबाउट दैट पार्टी वॉज इन अ वेरी devastated situation. He was very puzzled, he was in great tension, and he thought that if he thought that tomorrow, on the next day, the lawyer will complete the terms and conditions of living in that cell, in staying that cell, which he had fixed 15 years ago, and if he after completing this term of his imprisonment, he would have to pay him 2 million rupees, means 20 lakh rupees he would have to pay him, because, and now he think that if he pay the money, he would have nothing left with him. He would be completely ruined, he will be completely destroyed. Utterly means completely ruined, he will be devastated. So 15 years ago, he had too many millions to count. Now he had as many debts as money. The once self-confident, proud man of business was now afraid. 15 years ago he had too many millions to count. 15 साल पहले उसके पास इतने मिलियन रुपए थे कि वो गिन भी नहीं सकता था. नाउ ही हैड एज मैनी डेब्ट्स एज मनी, लेकिन आज उसके पास इतना ज़्यादा कर्ज है जितना उसके पास पैसा नहीं है, पैसे से ज़्यादा कर्ज उसके पास है. द वन सेल्फ कॉन्फिडेंट प्राउड मैन ऑफ बिजनेस वाज नाउ अफ्रेड. अब वो सेल्फ कॉन्फिडेंट जो आदमी हुआ करता था उन दिनों, बड़ा उसके अंदर आत्मसम्मान था, वो प्राउड मैन था, बड़ा घमंडी किस्म का होता था, या फिर गर्व अपने पर किया करता था बिजनेस में, बिजनेस वाज नाउ अफ्रेड. अब वो डर रहा था कि वो पैसे कहाँ से उसको देगा.
Now, in this paragraph, we are told that 15 years ago, that spoiled bunker used to have millions of rupees. He had too many rupees to count, too much wealth to be estimated. But this time he had nothing left with him. He was completely penniless. He had nothing to give him. If he has something left with him, if he paid all that to the lawyer, then certainly he will be completely ruined. He will left without any penny. So it was thought by that banker, and he was puzzled. It was in great tension of thinking about all this. I hope you understood, dear students. Now, next paragraph. He is only 40 years old, thought the old man in despair. He will take away my last farthing, enjoy life, and I will look on like an envious beggar. No, it's too much. There is only one way to avoid this. He must die. ही इज ओनली 40 ईयर्स ओल्ड. वो अब केवल 40 वर्ष का है. 40. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 40? Look it clearly. F-O-U-R-T-Y. That is wrong. So dear students, improve this. Your spelling is F-O-R-T-Y. Sometimes you forget. I have seen many students writing 40 F-O-U-R-T-Y. Perhaps they are not aware and have forgotten. So dear students, it was again pointed out to you. So we should never think that this we should never ignore the spellings of the even simple words there. We should keep that mind. We can commit mistakes as well there. We can make mistakes there also. He is only 40 years old. वो 40 वर्ष का है. Thought the old man in despair. निराशा में भरकर उस बूढ़े आदमी ने सोचा. Now the old banker has turned into an old age man. He will take away my last farthing. मेरी लास्ट पीनी भी, मेरा लास्ट पैसा भी वो लेकर चला जाएगा. Enjoy life, जीवन का आनंद लेगा. And I will look on like an envious beggar. और मैं उसकी तरफ जो है उसके और मैं एक ईर्ष्यालु भिखारी की तरह दिखाई दूंगा. ईर्ष्यालु जीलियस और बेगर की तरह मैं दिखाई दूंगा. नो, इट्स टू मच. नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. देयर इज ओनली वन वे टू अवॉइड दिस. और यहाँ पे इससे बचना का एक ही रास्ता है कि उसे मरना होगा. ही मस्ट डाई. सो इन दिस पैराग्राफ वी आर टोल्ड the thoughts which were arising in the mind of the banker who was pacing in his study room, and he was recalling about the party which he had which he had given 15 years back in his life, and he had made fool there. He had sent an advocate, a lawyer, to a cell for 15 years, and now he had completed that term. Now, as a bet had been made between them, he had now to pay him 2 million rupees, 20 lakhs rupees, and now he had left nothing with him. So he thought that if he gave him any amount or 2 million rupees, he would be completely ruined. He will be completely destroyed. So, and for this, to avoid this situation, he said that he thought that banker must die, because he thought that the banker that the lawyer was only 40 years of age, and if he would take away the money from him, he would enjoy life. He would look at him like an jealous beggar, like an envious beggar. So it was too much to bear for the banker. So I hope you understood, dear students. Now next paragraph is this. The clock had struck 3. Everyone in the house was asleep. The banker took from his safe the key of the door, which had not been opened for 15 years, put on his overcoat, and went in the garden. It was dark, and a cold wind howled among the trees. Approaching the garden room, the banker struck a match and peeped into the little window. A candle was burning dimly. The clock struck 3. घड़ी में 3 बज चुके थे. Everyone in the house was asleep. और घर में हर कोई सोया हुआ था बैंकर के घर में. The banker took from his safe the key of the door. और बैंकर ने अपने अलमारी में से, अपनी सेफ में से वो चाबी निकाली, which he had not been opened for 15 years. जिस दरवाजे के
पिछले 15 वर्षों से नहीं खोला गया था. पुट ऑन इज ओवरकोट, अपना ओवरकोट उसने डाला. एंड वेंट इन द गार्डन, और फिर वो गार्डन में चला गया. इट वॉज डार्क एंड ए कोल्ड हॉल्ड अमॉन्ग द ट्रीज. बिल्कुल ठंडी रात थी और ठंडी हवाएं वो पेड़ों से टकरा के आवाज़ पैदा करती. हॉवल्ड हॉवल्ड. अप्रोचिंग द गार्डन रूम, और गार्डन में जो कमरा बना हुआ था उस तक पहुंचते हुए बैंकर स्ट्रक ए मैच. उसने एक माचिस की तिल्ली जलाई एंड पिप्ड, और झांका इनटू द लिटिल विंडो, छोटी खिड़की के माध्यम से, विच वाज मेड फॉर द लॉयर टू कम्युनिकेट द आउटसाइड वर्ल्ड. ए कैंडल वॉज बर्निंग डिमली, एंड एक जो उसके कमरे के अंदर एक जो कैंडल है वो मध्यम रोशनी में, डिमली वो डीम मध्यम रोशनी में, तो डिमली वो जल रही थी. So what has been said in this paragraph, that it was midnight and the clock had struck. It was about to dawn, and because the clock had struck 3, and as he went outside of his house to kill, obviously, the lawyer, he was intended to kill the lawyer, and he left the house, and at that time all the members of his family were sleeping. And the banker took the key in his hand, which he had put there 15 years ago. And now, from that time, the door of the banker, of the lawyer's room, was never opened, and the key was never used. So he took the key, he wore the overcoat, and went outside in the garden. There he reached to the room, banker's cell, advocate cell. Okay, and to the cell which was made for the banker, which was made for the lawyer. He reached to that cell, and he reached to that cell, and reaching close to the room, he peeped into the room. He lit up the matchbox, and then in the dim light he saw something there. Okay, so I hope you understood, dear students. Now the next paragraph is this. The prisoner sat by the table. Open books were spread all over the room. जो prisoner है वहाँ पे खिड़की के टेबल के पास ही बैठा था, जो स्टडी टेबल थी उसकी. ओपन बुक्स वर स्प्रेड ऑल ओवर द रूम, और पूरे कमरे में जो किताबें खुली हुई पड़ी थी. टाइम पास्ड एंड द प्रिजनर नेवर वंस मूव्ड. समय गुजरता गया और वो कैदी थोड़ा सा भी वहाँ से हिला नहीं, बिल्कुल निश्चल वहाँ पे बैठा हुआ था, विदाउट मेकिंग एनी मूवमेंट. द बैंकर कैजुअली पुट द की इनटू द लॉक, और उसने बड़े ध्यान से कॉशियसली वो जो चाबी उस ताले में डाली. द रस्टी लॉक, जंग लगा हुआ ताला, गेव ए ग्राउंड, वो थोड़ा सा आवाज़ की. एंड डोर क्रैक्ड, और जो दरवाजे वो चरमराए. नाउ एज ही अप्रोच्ड टू द रूम, he peeped into the room through the window, small window. What he saw that the lawyer was sitting close to his study table, and the books were spreading all over here and there in the room, and over the table also he saw many books there. And but what he saw, he didn't observe any stir on the side, any movement on the side of the lawyer, and he was sitting there motionless. Okay, then he put the key into the lock and then moved it, but it makes a rusty sound. Okay, and the door cracked as he pushed them inside. The banker expected to hear a cry of surprise and the sound of steps, but it was as quiet as he had never been before. He entered. बैंकर ने उम्मीद की थी कि उसको आश्चर्य की एक चीख सुनाई देगी और कदमों की आवाज़ सुनाई देगी. बट इट वॉज एज क्वाइट एज इट हैड बीन बिफोर. लेकिन ये तो इतना ही शांत था जितना कि जैसे वो कमरे में आया, इतना ही खामोशी वहाँ पे थी. ही एंटर्ड, उसने उसके अंदर प्रवेश किया. नाउ द बैंकर स्टेप्ड इनटू द रूम, एंड he expected that he would hear a cry full of surprise, and he would also hear the steps of running footsteps of the lawyer. But whatever he expected was nothing like that there. And
There was as calmness prevailed as it was earlier. Means there was no movement at all, he observed. Now, I hope you understood. Next paragraph is this. The man at the table was thin as a skeleton, with light drawn skin, long hair, and beard. The color of his face was yellow, the cheeks were sunken. The hand upon which he rested his head was so lean and skinny that it was painful to look upon. His hair was already becoming grey. No one seeing the face would believe that he was only 40 years old. On the table lay a sheet of paper on which he had been writing. द मैन एट द टेबल वॉज थिन एज ए स्कल्टन. जो आदमी उस टेबल पर बैठा था वो स्कल्टन जैसा दिखाई दे रहा था, हड्डियों का ढांचा था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था. ए टाइट ड्रॉन स्किन, बिल्कुल उसकी खाल है वो खींची हुई थी, लंबे लंबे उसके बाल थे और दाढ़ी उगी हुई थी. द कलर ऑफ हिज फेस वॉज येलो, उसके चेहरे का रंग नीला पीला पड़ा हुआ था. चिक्स वर सनकन, और अंदर की ओर गाल है वो धंसे हुए थे. द हैंड अपॉन विच ही रेस्टेड हिज हेड, और जो हाथ थे उसके जिसके ऊपर उसने अपना सिर टिकाया हुआ था, वो हाथ वो बिल्कुल पतले पड़ चुके थे. वाज सो लीन, इतने पतले थे और इतने स्किनी थे कि दैट इट वॉज पेनफुल टू लुक अपॉन, कि उसको देखने में ही बड़ा दर्द होता था देखकर, इतना वो कमज़ोर हो चुका था. हिज हेयर वॉज ऑलरेडी बिकमिंग ग्रे, उसके बाल ग्रे हो गए थे, सफ़ेद हो गए थे, स्लेटी हो गए थे. ऑन सीइंग द फेस वुड बिलीव दैट ही वॉज ओनली 40 ईयर्स ओल्ड. कोई भी उसको देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो अब केवल 40 वर्ष का ही है, उससे भी ज़्यादा बड़ा वो दिखाई दे रहा था. ऑन द टेबल ले शीट ऑफ पेपर, मेज़ पर एक कागज़ का टुकड़ा रखा हुआ था. ऑन विच ही हैड बीन राइटिंग, जिस कागज़ के टुकड़े पर वो लिखता रहा था, ये कागज़ का टुकड़ा उसके यहाँ पे रखा था. सो डियर स्टूडेंट्स, एज ही एंटर्ड द रूम, वट एवर ही एक्सपेक्टेड, नथिंग हैपेंड लाइक दैट. बट वट ही सॉ, वट द बैंकर सॉ, ही सॉ द लॉयर सिटिंग close to a table, close to his study table. The books were spreading, and he was laying on that table with his head on his hands, and it was very painful to look at him. Even his hands were thin, skinny, and he looked like that of a skeleton, merely skeleton, and his hair had grown grey. He was looking in his hair were white, and no one could believe to see him that he was merely 40 years ago. So dear student, I hope you have understood. So let us move to the next paragraph. Poor devil, thought the banker, he is asleep and probably dreaming of millions. Poor devil, thought the banker. Banker ने सोचा, साहूकार ने सोचा कि शैतान. He इज स्लिप, वो सोया हुआ है, एंड प्रोबेबली, और शायद ड्रीमिंग ऑफ मिलियंस, और शायद वो लाखों रुपए के सपने ले रहा है. इट विल टेक ओनली ए मोमेंट टू स्मूदर हिम एंड विद द पिलो, एंड नो अदर विल सस्पेक्ट एन अननेचुरल डेथ. बट फर्स्ट लेट मी रीड वट ही हैज़ रिटन हियर. बेचारा शैतान, बैंकर ने सोचा, वो सो रहा है और शायद अपने सपने में लाखों रुपए देख रहा है. मुझे कुछ भी नहीं लगेगा उसको समुद्र करने में, उसका सांस रोकने में. इस पिलो के साथ उसको मैं घोट दूंगा, एंड नो वन विल सस्पेक्ट नेचुरल, और किसी को शक भी नहीं होगा कि ये अननेचुरल, अस्वाभाविक, अप्राकृतिक मृत्यु थी. किसी को भी, वो सभी सोचेंगे कि भाई अपनी नेचुरल डेथ है, ये मरा है. बट फर्स्ट लेट मी रीड वट ही हैज़ रिटन हियर. लेकिन पहले पढ़ तो लेता हूँ इसने कागज़ के टुकड़े में लिखा क्या है. नाउ द बैंकर विद हिज डेविल इंटेंशन एंटर्ड द रूम ऑफ द एडवोकेट, एंड ही saw that he was asleep and thought that he was dreaming millions of rupees in his dream, and now it would not be difficult for him to smother him, to suffocate him with the help of the pillow, and he would kill him instantly, and no one would suspect that he was dead with an unnatural death. He was dead of unnatural death. Nobody would think so. But
Before doing that, the devil bunker thought to read the paper which the advocate had put before himself on the table, on his study table. So I hope you understood, my dear students. Now this paragraph, let us do it. The banker took the seat from the table and read, "Tomorrow at 12 o'clock I will be free. Before I leave this room and see the sun, I think it's necessary to say a few words to you. I declare to you that I despise freedom, life, health, and all that your books call the blessings of the world." The banker took the seat from the table and read. उस बैंकर ने कागज़ की सीट वो उठाई टेबल से और उसको पढ़ा. उसके अंदर क्या लिखा था कि टुमारो एट 12 o'clock आई विल बी फ्री. कल 12 बजे मैं फ्री हो जाऊंगा, उन्मुक्त हो जाऊंगा, आज़ाद हो जाऊंगा. बिफोर आई लीव दिस रूम आई सी द सन. इससे पहले मैं इस कमरे को छोड़ूं, बाहर सूरज को देखूं. आई थिंक इट्स नेसेसरी टू से फ्यू वर्ड्स टू यू. मैं समझता हूँ कि मैं आज से कुछ शब्द हैं वो साझा कर लूँ. मैं उसको जरूरी मानता हूँ, नेसेसरी मानता हूँ. आई डिक्लेयर टू यू दैट आई डिस्पाइज फ्रीडम. आज मैं आप सबको कहता हूँ कि मैं नफ़रत करता हूँ आज़ादी से. आई डिस्पाइज फ्रीडम. लाइफ से नफ़रत करता हूँ. हेल्थ क्या होता है, इससे भी मैं नफ़रत करता हूँ. एंड ऑल दैट योर बुक्स कॉल द ब्लेसिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. और उन सभी चीज़ों से नफ़रत करता हूँ जो आपकी किताबें, इस दुनिया की किताबें कहती हैं कि वो भगवान के वरदान हैं. यानी कि सच्ची चीज़ें इस दुनिया में कुछ है ही नहीं. सच के बारे में आज तक कुछ बताया नहीं गया. क्या सच है जो उसने देख लिया था, ये बच्चे आप रियलाइज़ कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस paragraph we are told about the situation of the banker. He read the piece of the letter or the notes or the piece of the paper which he took from the table before the advocate. In that letter, in that written piece, written note of paper, he read that the lawyer's word. He told that he would be free, but before he went outside and he saw the sun, it was necessary to him. He thought it was urgent to him. It was necessary to him that he had to share the few words with the outer world, and that, of course, that now this time he hated freedom. He hated liberty. वो स्वतंत्रता से नफरत करता है. He did not value life. He do not think health is better than wealth. He never think that the books which contain in them the knowledge about this comfortable life on the earth were now the mere trivial things for him. छोटी सी चीज़ें थी उसके लिए. And he now used to hate all that things which the books used to recover as the blessings of the world. I hope you understood, my dear students. Now next paragraph. For 15 years I have diligently studied earthly life. True, I saw neither the earth nor the people, but in your books I sang songs, hunted deer, climbed mountains, saw from there how the sun rose in the morning. I threw myself into bottomless valleys, walked miles, conquered whole countries. I despise your books, despise all worldly blessings and wisdom. For 15 years I have diligently studied earthly life. 15 सालों तक मैंने इस धरती पे जीवन का अध्ययन किया, बड़े डेलिजेंटली, बड़े केयरफुल्ली और बड़े प्रयास के साथ. मैंने जो वर्ल्डली लाइफ है, धरती पे जो जीवन है, उसका अध्ययन किया. ये बात सच है कि आई सा नीदर द अर्थ नॉर द पीपल, कि मैंने कभी न तो धरती को देखा, इसके बाद न लोगों से मैं मिला. बट इन योर बुक्स आई सा सिंग सॉन्ग्स, लेकिन इन किताबों में मैंने गीत गाए. मैंने मृग, हिरण जिसको बोलते हैं, उनका शिकार किया. मैं पहाड़ों पे मैंने चढ़ाई की. किताबों में मैंने हर एक चित्र देखा, हर चीज़ उसको महसूस किया. saw from there how the sun rose, और वहाँ से देखा कि किस प्रकार सुबह के समय, इन द मॉर्निंग, किस प्रकार से सूरज अपनी लालिमा के साथ उगता है, कितना वो सुंदर लगता है. उस सुंदरता को मैंने किताबों में पढ़ा. आई थ्रू माई सेल्फ इन टू बॉटमलेस वैलीज, मैंने अपने आप को बॉटमलेस, जिसमें कोई तली नहीं है, ऐसी ऐसी घाटियों में मैंने छलांगे लगाई.
वर्क माइकल्स, और अजीब अजीब काम किए, अजूबे किए मैंने इन किताबों में, बड़ी कल्पनाएं की, बड़ा देखा, इन सागरों में मैं ज्ञान के सागरों में गोते लगाता रहा। और मैंने कंकर्ड होल कंट्रीज में राजा बन गया, ऐसा मैं कह सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि मैंने बहुत सारी दुनिया को जीता, बहुत देशों को जीता इन किताबों में, इन किताबों के माध्यम से मैंने ऐसा सब किया। लेकिन आई डिस्पाइज योर बुक्स, इन किताबों से भी आज मैं नफरत करता हूँ। डिस्पाइज ऑल वर्ल्डली ब्लेसिंग्स एंड विजडम, मैं इस दुनिया की सारे के सारे वरदान जिसको आप मानते हैं और विजडम है, उस सब से नफरत करता हूँ। आज मुझे ये सब चीज़ें तुच्छ लगती हैं। तो इन दिस paragraph we are told about the deep experience, intensive experience that that lawyer in the confinement had tested, he had taken, he had realized the truth, and in his truth he said that he visited every place with the help of the books, he sang songs, he hunted deers, he climbed mountains, he saw the view, the scenery of sun rising, he also flew in the sky, he jumped into the valleys, he did every miracles, and he conquered many countries like the other kings used to do. But now presently he felt that he despised all these things, all that things which this world used to consider as the blessings, which this, and even that wisdom which you call the wisdom, he even despised, even hated wisdom, वो बुद्धि से या उस बुद्धिमता से भी वो नफरत करता है, क्योंकि उसमें उस बुद्धिमता की वजह से उसका आज जीवन है वो जो बर्बाद हुआ था, उसको पता लग गया था कि क्या सच्चाई है क्या झूठ है इस दुनिया में। ओके, सो एवरीथिंग इज वाइड, हर कोई चीज़ है वो वाइड है, मतलब विटल है, फ्रेल है, विजनरी है, एंड डिसोल्यूसिव है, एज ए मिल्क, एक मृग तृष्णा की तरह हर चीज़ इस दुनिया में है। एन इमेज प्रोड्यूस्ड विद हॉट एयर और समथिंग, एक मृग तृष्णा की हर चीज़ है इस दुनिया में, कोई विजनरी है, बस सब चीज़ दिखावा है, ढोंग है। दो यू बी प्राउड एंड वाइज एंड ब्यूटीफुल, हालांकि आप कितने सुंदर हो, आप कितने गर्व करने वाले हो, बुद्धिमान हो, येट विल डेथ वाइप यू फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, फिर भी जो मौत है एक दिन आएगी और उस सब चीज़ों को इन दुनिया से मिटाकर ले जाएगी। सो डेथ इज ऑलमाइटी, वट एवर यू हैव टुडे, द you have the rosy lips, you have healthy body, you have millions of wealth in your store, you are the king of the universe, but what of all these? The almighty thing is death, and that will wipe you away from this world, death will take away everything from you, so you should not feel proud on anything else in your life. So try to realize about the truth of life. So it has been written, when the last day will come you will realize everything, and it's true. Yes, so keeping that thing in mind, we should work in this world, and okay, should bear a good attitude towards others and this universe, towards vegetation, whatever is there. Okay beta, so be natural and be peaceful in mind, have a mindset, good mindset. Okay, so nothing will help you when you will go. So this journey, when you will realize how you have spent your life, you will feel that day only live for humanity, serve mankind, serve all creatures of the God, always look for good, and avoid to pain yourself. That is the true thing. Always live a saint life in your family. Okay, never go for saint life purely for religion. No, it's not. You can stay religious within your family, you will have to achieve that goal, that lifestyle you should adopt in your life beta. Okay, dear students, so to show you my contempt, I give you my right to the 2 million which I once dreamt of, and which I now despise. I shall come out from here 5 minutes before a time, and thus break the agreement. So to show you my contempt, अपनी घृणा को दिखाने के लिए मैं I give up my right to the 2 million, तो मैं अपने 2 मिलियन जो रुपए मैंने तुमसे लेने हैं 20 लाख रुपीज़, मैं उनको फॉरफिट करता हूँ, उनको त्याग देता हूँ। विच आई वंस ड्रीम्ड ऑफ, जिन पैसों का मैं कभी सपना लेता था कि मेरे पास इतने पैसे होंगे, उनको आज मैं त्याग देता हूँ।
एंड विच आई नाउ डिस्पाइज, आज इन सब चीज़ से मैं घृणा करता हूँ, उस पैसे से मैं घृणा करता हूँ। आई सेल कम आउट फ्रॉम हेयर 5 minutes बिफोर, और मैं इस कैद से केवल 5 मिनट पहले बाहर निकल आऊँगा। बिफोर टाइम एंड 10 ब्रेक द एग्रीमेंट, और समय से पहले 5 मिनट पहले मैं निकलूँ, और इस तरीके से मैं अपने इस एग्रीमेंट को, जो मैंने तुम्हारे साथ बनाया हुआ एग्रीमेंट, मैं तोड़ दूंगा। So the banker put the seat on the table, kissed the head of the lawyer, and went out of the room. Never at any other time, never, not even after the terrible losses he felt such contempt for himself as now. Coming home, he lay down on his bed, but agitation and tears kept him awake all night. द बैंकर पुट द सीट ऑन द टेबल, उस बैंकर ने वो कागज़ का टुकड़ा उस मेज़ पे रख दिया, उस लॉयर के हाथ को उसने चूमा, और फिर वो कमरे से बाहर चला गया, वेंट आउट ऑफ द रूम। नेवर एट एनी अदर टाइम, कभी भी किसी दूसरे समय पे, नॉट इवन आफ्टर हिज टेरिबल लॉसेज, उसे बिजनेस में बड़ी बड़ी हानियाँ हैं, उनको सामना करना पड़ा, बड़े लॉस हुए उसको। हैड ही फेल्ट सच कंटेम्प्ट फॉर, उसने ऐसे कभी भी किसी भी अवसर पर इतनी ज़्यादा कंटेम्पटेशन, इतनी ज़्यादा घृणा, इतनी हिट वो अपने प्रति कभी फील नहीं हुई थी जितना आज उसको हो रही थी। एज नाउ कमिंग होम ही ले डाउन ऑन हिज बेड, घर पे आके वो बेड पे लेट गया। बट एगिटेशन एंड टीयर्स केप्ट हिम अवोक, लेकिन वो एगिटेशन थी, वो घृणा थी, उसने उसको जगाए रखा, उस नर्वसनेस ने, उस चिंता ने, और वो पूरी रात वो जागता रहा। He could not have rest. The next morning, the watchman came running to report that he had seen the prisoner climb out through the window into the garden. He had gone to the gate and disappeared. The banker instantly went with his servants and established the escape of the prisoner of his prison. To avoid unnecessary rumors, he took the paper with the renunciation from the table and on his return locked it in his safe. The next morning the watchman came running. अगली सुबह जो वॉचमैन है वो वहाँ पे दौड़ता हुआ है, टू रिपोर्ट, ये बताने के लिए कि ही हैड सीन द प्रिजनर क्लाइम आउट, कि उसने प्रिजनर को देखा है कि वो बाहर दीवार से कूद के खिड़की से वो भाग गया है, गार्डन में उसने जाते उसको देखा है। ही हैड गॉन टू द गेट एंड स्पीड, वो गेट तक गया और वहाँ पे जाके गायब हो गया। द बैंकर इंस्टेंटली वेंट विद हिज सर्वेंट, तुरंत जो बैंकर अपने नौकरों के साथ वहाँ पे गया, एंड एस्टेब्लिश, और उसने वहाँ पे सिद्ध कर दिया, एस्टेब्लिश स्थापित कर दिया अपनी बात, द एस्केप ऑफ द प्रिजनर, की वो प्रिजनर है, कह दिया, वहाँ से बच के भाग निकला है। टू अवॉइड अननेसेसरी रूमर्स, अनचाही भ्रामक बातों से बचने के लिए, ही टुक द पेपर विद द रिन्यूंसिएशन फ्रॉम द टेबल, जो पश्चाताप के ऊपर लिखा गया वो लेटर था, उसने त्याग का लेटर, रिन्यूंसिएशन का जो लेटर था उसने सबको दिखाया, एंड लॉक्ड इट इन सेफ, और बाद में उस लेटर को अपने सेफ में उसने कैद कर लिया। सो आई डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। सो इफ़ यू स्टिल फील एनी प्रॉब्लम, एनी difficulty in reading this lesson, in understanding the story, or whatsoever, any problem if you have regarding this, you will please write to me through WhatsApp. I am always there, eager to know about your queries and resolve them. I will try my level best. Dear students, I hope you are doing well. May Goddess Saraswati bless you with great treasure of knowledge. Thank you and have a good day. And apart from this, I think if you have any problem in doing all the question answer, first you will attempt it in your fair notebook. It is your second term chapter, and after that I am going to solve these problems online either, or I hope that the school are going to open on 1st November, so never worry, you will have a close with me, you will be close with me, and we shall discuss all the problems together. I will check it out, and I will check it, I will find if there is any problem with you, I will try to resolve that. Don't worry, have a pleasant stay at home, and be a hard worker in your life, always learn the lesson of hard work and go on the path of success in your life. Okay, dear students, I hope you best, I wish for you good luck, best luck. Thank you.